नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते होंगे कि चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी में क्या डिफरेंस होता है। आपको बहुत सारे सीएम्स के साथ कुछ सेक्रेटरीज दिखते होंगे पब्लिक फंक्शंस में। कई बार आपने अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑफिसर्स हैं उनको देखा होगा। तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं और हमें लगता है कि चीफ सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी वन एंड द सेम थिंग होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस वीडियो में जानेंगे एग्जैक्टली क्या दोनों में डिफरेंस है और क्यों कैबिनेट सेक्रेटरी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा क्रिएट की गई पोस्ट थी और कैसे हिस्टोरिकली अभी तक चलती आ रही है। स्टडी आईक्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात जान लेते हैं कि श्री राजीव गौबा जी जो है वो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो दिल्ली में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रो स्टेशन जरूर देखा होगा, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, केंद्रीय सचिवालय। जी हाँ, ये वही केंद्रीय सचिवालय की बिल्डिंग है और यहीं से देश के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो आप डेली न्यूज़ में देखते हैं, पीएम मोदी के मुंह से सुनते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के तहत। यानी इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का कि वो सरकार के बिजनेस को स्मूथली काम करने में हेल्प करती है। सेक्रेटरी सरकार को प्रोवाइड करती है, कैबिनेट को पूरे के पूरे सेक्रेटरीज मतलब जो भी स्टाफ है वो प्रोवाइड करती है, कमिटीज को स्टाफ प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं वो इसी बिल्डिंग में बैठ के लिए जाते हैं। अब इसी के साथ साथ देखेंगे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर्स, इन सबको भी यहाँ पे इन्फॉर्म रखा जाता है। मतलब इनके भी जो ऑफिसर्स हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, वो भी इसी बिल्डिंग में बैठते हैं। तो जानेंगे एग्जैक्टली कि इस बिल्डिंग में जो सबसे फर्स्ट प्राइमस इंटरफेस ऑफिसर होते हैं वो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, और उनकी पोस्ट को समझते हैं कि कैसे हिस्टोरिकली डेवलप किया गया। अब आपको ब्रिटिश इंडिया का थोड़ा सा ज्ञान हो तो आपको पता होगा कि पोर्टफोलियो सिस्टम जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लाया गया था तो सरकार का जो बिजनेस था वो जो है डिवाइड कर दिया गया अलग अलग पोर्टफोलियोज में। उससे पहले जो बिजनेस था वो गवर्नर जनरल काउंसिल संभालते थे और काउंसिल जो थे वो जॉइंट कंसल्टेटिव बोर्ड के साथ बैठ के काम करते थे। जैसे जैसे ब्रिटिश इंडिया का काम बढ़ता गया, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई सरकार में, गवर्नमेंट जैसे जैसे बड़ी होती गई, इंक्रीज होती गई, वैसे वैसे डिपार्टमेंट्स भी बढ़ते गए और काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो भी बढ़ते गए। अब इन काउंसिल्स के इंपॉर्टेंट कार्यभार को संभालने के लिए कुछ सेक्रेटरीज की जरूरत पड़ी और आप देखेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट काम है वो अभी भी गवर्नर जनरल कर रहे थे या काउंसिल कलेक्टिवली कर रही थी। तो इसके लिए उनको एक प्रॉपर एक ऑफिसर की नेसेसिटी थी। अब इसमें जो प्रोसीजर है उसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में लीगलाइज किया गया लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, और यहीं पे इंट्रोडक्शन हुआ था पोर्टफोलियो सिस्टम का और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल का इंसेप्शन हुआ। कहा जाता है कि जो सेक्रेटेरिएट बना एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उसको एक प्राइवेट सेक्रेटरी हेड करते थे जो कि वाइसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे। अब इसी के साथ साथ ये प्राइवेट सेक्रेटरी जो थे वो काउंसिल की मीटिंग्स को अटेंड नहीं करते थे, लेकिन वो सारा कार्यभार जो है वो देखते रहते थे। जब लॉर्ड विलिंगडन आए तो उन्होंने एक प्राइवेट सेक्रेटरी के प्रैक्टिस को स्टार्ट किया, अपनी मीटिंग्स में बिठाना शुरू किया और ये प्रैक्टिस जो है 1935 तक कंटिन्यू रही। इसके बाद जो वाइसरॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी थे उनको एडिशनल डिजिग्नेशन दे दी गई, सेक्रेटरी टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सो टेक्निकली स्पीकिंग जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी 1946 में, इसी सेक्रेटरी का जो नाम था, जो नॉमेनक्लेचर था, वही चेंज करके यहाँ पे आपको कैबिनेट सेक्रेटरी दे दिया गया। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो सेक्रेटेरिएट था वहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट उसको बना दिया गया और उस पर्सन को, उस ऑफिस को जो पर्सन हेड करेंगे उनको कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा दे दिया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि इंडिपेंडेंस लाया गया कि यहाँ पे फंक्शंस में कुछ चेंज किए गए और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर जो है वो टॉप पे बिठाए गए, उनको हमने कहा कैबिनेट सेक्रेटरी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका काम क्या है। इनका काम है अलग अलग मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेट करना, सरकार के कार्यभार को देखना, पीएम से कोऑर्डिनेट करना, पीएमओ से कोऑर्डिनेट करना और जितनी भी मिनिस्ट्रीज यहाँ पे रहती हैं उन सबके बीच में इफेक्टिव और एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश करना। तो यहीं से कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो टर्म आती है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी का जो अपॉइंटमेंट है वो 2 साल के फिक्स टेन्योर के लिए किया जाता है। अब ये ऑल इंडिया सर्विसेज के जो डेथ कम रिक्रूटमेंट बेनिफिट रूल्स होते हैं उसमें ये कहा गया है कि कैबिनेट सेक्रेटरी को 2 साल से के बाद अगर एक्सटेंशन देना है तो आप 4 साल मैक्सिमम उनका सर्विस टेन्योर बना सकते हो, और अगर वो 4 साल पूरे कर चुके हैं तो 3 मंथ से ज़्यादा कोई भी एक्सटेंशन उनको नहीं दिया जाएगा। मतलब 3 मंथ इसलिए कि आप दूसरा कैबिनेट सेक्रेटरी ढूंढ पाएं। फंक्शंस हम देख रहे हैं ब्रिटिश इंडिया वाले ही फंक्शंस को यहाँ पे रेप्लिकेट किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961 के चलते स्मूथ ट्रांजैक्शन हो सके सरकार का, ये यहाँ पे एसेंशियल कराया गया कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा। अब इनका काम क्या है? एक सेक्रेटरियल असिस्टेंस देना,
सरकार को, और इनके लिए पूरा सेक्रेटेरिएट बैठता है, वो कंप्लीट असिस्टेंस देता है कमिटीज़ को, सरकार की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन कराता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट काम है गवर्नमेंट लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, उन सबको कराता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे नए पॉलिसी इनिशिएटिव्स भी इसी वजह से आ पाते हैं। अब यहाँ पे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट जो है वो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के काम को भी इंश्योर करता है, उनके काम ठीक से हो रहे हैं। और सबसे बड़ी आता है कि अगर कोई भी मेजर क्राइसिस आती है कंट्री में, तो सारी मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेट करने का काम भी इसी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का होता है। तो ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट हो गए आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एक ऑफिसर सेंट्रल लेवल पे, जो पूरी केंद्रीय सचिवालय को संभालते हैं, उसको हेड करते हैं। जब हम बात करते हैं चीफ सेक्रेटरी की, तो देखो चीफ सेक्रेटरी टॉप मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल होते हैं, टॉप मोस्ट आईएएस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट में, यानी हर स्टेट गवर्नमेंट का एक चीफ सेक्रेटरी होगा। अब ये चीफ सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो हेड होते हैं स्टेट सिविल सर्विसेज बोर्ड के, जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं सब इन्हीं के अंडर आते हैं। साथ ही साथ स्टेट सेक्रेटेरिएट इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से हो सकते हैं, या फिर जो भी सरकार के डे टू डे काम है स्टेट गवर्नमेंट को वो ये करते हैं। इनफैक्ट ये साथ ही साथ प्रिंसिपल एडवाइजर भी रहते हैं चीफ मिनिस्टर के। आपने देखा होगा बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स के साथ चीफ सेक्रेटरीज अलग अलग फंक्शंस में जाते हैं, तो टेक्निकली ये उनके मेन एडवाइजर भी, प्रिंसिपल एडवाइजर भी होते हैं। एक आईएएस ऑफिसर ही ये बनते हैं, और जब वो सीनियर मोस्ट पोस्ट पे आ जाते हैं, यानी रिटायरमेंट से कुछ समय पहले ही उनको ये पोस्ट मिलती है। और कहा जाएगा अगर आप सीनियरिटी से लिस्ट को ट्रेस करें तो देश के 23वें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं प्रेसिडेंट्स के आधार पे, जैसे प्रेसिडेंट हो गए ऐसे करके 23वें नंबर पे इनका नाम आता है। अब चीफ सेक्रेटरी क्योंकि एक ऑफिशियल सेक्रेटरी होते हैं स्टेट कैबिनेट के, तो इनको सेक्रेटरी टू द कैबिनेट भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी टू द कैबिनेट ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, क्योंकि एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी रहे हैं ये स्टेट कैबिनेट के, तो इसलिए कैबिनेट सेक्रेटरी सेंट्रल लेवल पे हो गए, एंड सेक्रेटरी टू कैबिनेट स्टेट लेवल पे चीफ सेक्रेटरी को कहा जाता है। ये पोस्ट बिल्कुल सेम है जो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है। तो अब डिफरेंस समझ लेते हैं। देखो चीफ सेक्रेटरी क्या होते हैं, चीफ सेक्रेटरी जो है वो चीफ होते हैं स्टेट सेक्रेटरी, सारे स्टेट सेक्रेटरीज के, और साथ ही साथ कैबिनेट सेक्रेटरी क्या होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी एक ऑफिसर होते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, सबसे पहले ऑफिसर होते हैं, लेकिन सबके बॉस नहीं होते। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे हम देखें फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है सेंट्रल लेवल पे, तो एक फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी होंगे, फिर एक मिनिस्ट्री होम के सेक्रेटरी होंगे, फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज या हाईवेज के सेक्रेटरी होंगे। तो ये सारे सेक्रेटरीज कहाँ बैठेंगे, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में बैठेंगे। लेकिन इन्हीं के साथ एक और इम्पॉर्टेंट, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करने वाले जो पर्सन होते हैं वो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं। अब कैबिनेट सेक्रेटरी इन सब के बॉस नहीं होते, लेकिन हाँ इन सब में सबसे पहले आते हैं, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं। पीएमओ को कोई भी बात कहनी होगी तो वो इनसे कह देंगे, और ये आगे मिनिस्ट्रीज के बीच का कोऑर्डिनेशन कर देंगे। अब चीफ सेक्रेटरी की पावर्स की बात करें तो चीफ सेक्रेटरी के पास ज़्यादा पावर होती हैं स्टेट लेवल पे, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास कम पावर होती हैं। चीफ सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड नहीं होते, वो एक तरह से कोऑर्डिनेटिंग काम या कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। चीफ सेक्रेटरी रेसिडुअल लिगाटे होते हैं, मतलब उनके पास कंप्लीट स्टेट को लेके पावर होती है, यानी वहाँ के वो राजा होते हैं, बॉस होते हैं स्टेट में, सिविल सर्विसेज में। लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी ऐसी कोई भी पोस्ट को नहीं होल्ड करते, या फिर ऐसी कोई भी कॉन्सेप्ट में वो नहीं आते। सेंट्रल लेवल में ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे स्टेट सेक्रेटरीज होते हैं जो डायरेक्टली चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसका चार्ज कैबिनेट सेक्रेटरी के पास हो। मतलब बात हम कर रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी के अंडर कोई सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो सकता है कि भाई उनके अंडर होम भी है और वो चीफ सेक्रेटरी भी हैं, लेकिन यहाँ पे आप सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के केस में देखेंगे तो कैबिनेट सेक्रेटरी को ऐसा कोई भी, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। वो एकदम इंडिपेंडेंट ही वो काम करते हैं। बस उनका काम सिर्फ ये होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का कि वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, एग्जीक्यूशन का काम उनके पास ऐसा सच कोई नहीं होता। जबकि आप चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट के सारे एग्जीक्यूशन के काम को करते हैं। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इतना ही जानना था हमें इस टॉपिक के लिए। मिलते हैं अगले ऐसे की सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।